तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज दो केसों के ऊपर बात करेंगे। पहली बड़ी बात, महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक नेता ने अरुण गवली को क्यों कहा डैडी और उनकी पत्नी आशा गवली को कहा मम्मी और उनकी बेटी को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज से मैं तुम्हारे परिवार का मेंबर हूँ। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसा बयान नहीं है जो प्राइवेसी में दिया गया हो, किसी प्राइवेट फंक्शन में दिया गया हो। एक उस इलाके के बड़े होटल में बकायदा माइक हाथ में पकड़कर ये बयान दिया गया, और बयान देने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता है जो उस इलाके से पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ने जा रहा है। एक दो दिन में उसके नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर, सलमान खान के ऊपर हमले का किस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिन में 2 और घटनाएं हो गई हैं जिसने पुलिस को फिर अपने पांव पे खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक इंसिडेंट कल हुआ और एक आज हुआ, उसकी भी बात करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की बात पूरी तरह आप देख लीजिए। हुआ कुछ ऐसे कि महाराष्ट्र में आपको मालूम है पूरे देश के साथ पार्लियामेंट की इलेक्शन होने जा रही हैं, और उसी तरह मुंबई में भी पूरा जोर लगा हुआ हर पार्टी का ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाए जो जीत सके। द विनिंग कॉम्बिनेशन जिसके पास हो, और कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती जिससे उनके विनिंग चांसेस और बढ़ सके। और बाई खला एरिया जहाँ पे अरुण गवली का हेडक्वार्टर है, और वहीं से उनकी बेटी पिछले 3-4 बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन जीत के कॉरपोरेटर भी बन चुकी है। अच्छा खासा होल्ड है एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आजकल जब मुकाबला काफ़ी टफ हो, जब सभी पार्टी स्ट्रगल कर रही हों, खास तौर पर महाराष्ट्र में, देश के बाकी राज्यों में हालात कुछ डिफरेंट है, लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी गड़बड़ चल रही है। हर पार्टी तकलीफ में है, कोई भी पार्टी जीत का दावा नहीं कर सकती। आज के दिन में जो हरकतें पिछले 3-4 साल में महाराष्ट्र में हुई हैं, उसको लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं, और इसलिए लोगों का दिल जीतने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है, भले ही क्रिमिनल्स का साथ क्यों ना लेना पड़े या क्रिमिनल का साथ क्यों ना देना पड़े। आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले हमने ये बात कही थी कि मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने जो अरुण गवली की प्री मैच्योर रिलीज, मतलब समय के पहले सज़ा खत्म करके छोड़ने की जो हिदायत दी थी, हुक्म दिया था, इस बात को कि 2-3 हफ्ते हो गया, अभी 1 हफ्ता बचा है, क्योंकि 4 हफ्ते का टाइम माननीय हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया था कि जो भी प्रक्रिया पूरी करनी है, कागजी कार्रवाई जो करनी है वो करके अरुण गवली को छोड़ दिया जाए। हमने आपको ये भी कहा था कि हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमारी बात सही साबित हो रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर सरकार चला रही है, और गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के माजी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आजकल होम मिनिस्टर है। जेल डिपार्टमेंट उन्हीं के नीचे आता है, और जब उनके अपने ही एक एमएलए
जो आजकल महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर भी हैं, जिनका नाम है राहुल नार्वेकर, वो ओपनली कहते हैं कि मैं आज से अरुण गवली, जिनको उन्होंने डैडी कहा, उनके परिवार का हिस्सा हूँ। और उन्होंने आश्वासन दिया अरुण गवली की बेटी गीता गवली को कि हम चाहेंगे, हम दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक दिन मुंबई के महापौर बनो, मेयर ऑफ बॉम्बे। दोस्तों, वो पार्टी जो हमेशा कहती आई कि हम क्राइम का, जराइम का, जुर्म का सत्यानाश करेंगे, इनको तहस नहस कर देंगे, क्रिमिनल्स के साथ किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो अब की बार ये लड़ाई, इलेक्शन इसी मुद्दे पे लड़ी जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश को क्रिमिनलों से मुक्त करना है। और दूसरी तरफ उसी पार्टी के असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ओपनली एक क्रिमिनल को, जो शिवसेना के ही एक कारपोरेटर के मर्डर के केस में उम्र कैद भुगत रहा है, उसको डैडी कह रहे हैं। डैडी अरुण गवली का अंडरवर्ल्ड में नाम है। आशा गवली उनकी पत्नी को सब लोग मम्मी कहते हैं, वो उनके गैंग का आपसी मामला है। लेकिन एक स्पीकर, हाउस का स्पीकर, बीजेपी का बड़ा नेता, वो एक क्रिमिनल को, अंडरवर्ल्ड डॉन को डैडी कहे, उनकी पत्नी को मम्मी कहे, हमें कोई एतराज नहीं, उनका पर्सनल रिश्ता हो सकता। उम्र में भी आशा गवली बड़ी है नार्वेकर से। अरुण गवली आज 73 साल के करीब का है, 72, 73। नार्वेकर की उम्र 47 है। रिश्ते में उम्र का हिसाब देखा जाए तो शायद बाप की उम्र का होगा, लेकिन भरी सभा में ये कहना डैडी कि हम साथ हैं, मम्मी का आशीर्वाद चाहिए, ये अंडरवर्ल्ड की भाषा है। अगर वो उनको अपनी उम्र में बड़ा होने के नाते रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनको माता श्री कह सकता था, अरुण गवली को पिता श्री कह सकता था, लेकिन नहीं, उसको तो वोट चाहिए। रिश्ते बनाना तो एक बहाना, दिखावट है, एक कैमोफ्लेज है। मैं थोड़े दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता की एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे एक चेहरे पे बहुत चेहरे लगा लेते हैं लोग, कुछ इस किस्म का हिंदी फिल्मों का गाना दोहरा रहे थे। असली सूरत छिपी रहे, कुछ इस किस्म का गाना भी बता रहे थे। नकली चेहरा सामने आए, लेकिन तब शायद उनको मालूम नहीं था कि उनके अपनी ही पार्टी के एक MLA और स्पीकर, जो अभी MP की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी वही राग अलापेंगे जिसके खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे। हमने कहा था कि अरुण गवली का उस इलाके में होल्ड है, काफ़ी सारे वोट्स उसके हाथ में हैं, लेकिन वो इलाका ऐसा है जहाँ पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बहुत बड़ा होल्ड है, गढ़ माना जाता। उस हल्के में जीतना मराठी मानस को दरकरार करके आप नहीं जीत सकते। इसलिए मराठी मानस को खुश करने के लिए ये इस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी आप पहले वो वीडियो, छोटी सी वीडियो क्लिप जो मुंबई में वायरल हो रही है, लाखों की गिनती में लोग देख रहे हैं और चर्चा का विषय बनी हुई है, छोटी सी क्लिप है, पहले आप उसको ओरिजिनल मराठी में सुन लीजिए। ये क्लिप है बाइकला के होटल हेरिटेज,
जहाँ पे उन्होंने अपने सहयोगियों को बुलाया था इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए या अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसके साथ ही उनकी मदद लेने के लिए। स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं जिनमें एक गीता गवली है जो अरुण गवली की बेटी है और कारपोरेटर। क्या कहा राहुल नार्वेकर ने, वो पहले उनकी अपनी भाषा मराठी में सुन लीजिए, बाद में हम उसको हिंदी में क्या कहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को मराठी नहीं आती। उनकी जानकारी के लिए उतना सा पोर्शन खाली जो उन्होंने कहा है वो हिंदी में भी आपको सुनाएंगे। पहले आप वो सुन लीजिए। हेरिटेज हॉटेलमध्ये एका छोटेखानी सभेत बोलत होते। या बैठकीला राहुल नार्वेकर यांच्यासोबतच गँगस्टर अरुण गवळीच्या कन्या गीता गवळीही उपस्थित होत्या। सभेत बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी राहुल नार्वेकर ने लोगों से कहा कि अब आप ये मान सकते हो कि अखिल भारतीय सेना के परिवार में अब एक और सदस्य जुड़ गया है। और साथ ही साथ राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि गीता गवली को जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरा सपोर्ट सिर्फ लोकसभा तक लिमिटेड नहीं है। आगे जाकर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बहन मुंबई की महापौर बने। राहुल नार्वेकर ने कहा कि अखिल भारतीय सेना के कार्यकर्ताओं को मैं हमेशा साथ दूंगा। जो प्यार उन्हें डैडी से और गीता गवली से मिलता है वही प्यार उन्हें मुझसे भी मिलेगा और अखिल भारतीय सेना का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इस बात की मैं गवाही देता हूँ। तो दोस्तों सुना आपने, माननीय श्री राहुल नार्वेकर जी कह रहे हैं कि मैं डैडी की जो पार्टी है पॉलिटिकल विंग अखिल भारतीय सेना उसके परिवार का हिस्सा बन गया। अरे भाई, अगर अखिल भारतीय सेना के परिवार का हिस्सा बने हो तो आपका संघ परिवार क्या समझेगा, आपका बीजेपी परिवार क्या समझेगा? कुछ सोच तो लेते कुछ कहने के पहले, लेकिन नहीं, वोट कहीं से भी आए ले लेनी चाहिए, उसमें असूलों का कोई मतलब नहीं है, आइडियोलॉजी का कोई मकसद नहीं है। इरादा मकसद एक ही है, वोट लो, जीतो और सांसद बनो, दिल्ली में जाओ। बतौर स्पीकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। जब शिंदे ग्रुप शिवसेना को छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ मिलाता है, नई सरकार बनाता है, तो इन्हीं स्पीकर साहब का रोल काफ़ी चर्चा में रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। अब शायद इनको एलिवेट करके सांसद भेजा जा रहा है ताकि शायद अगली अगर बीजेपी जीत जाती है तो सांसद के स्पीकर भी इनको बनाया जा सके। इस किस्म की प्लानिंग होगी कोई पार्टी की, कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी को तरक्की का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप जब नॉन क्रिमिनल एक अंडरवर्ल्ड का डॉन उसके साथ हाथ मिलाते हो, उसका परिवार का मेंबर बनते हो, उसको डैडी कहते हो, और उनकी बेटी के लिए जिसका कोई पिता के कामों से कोई रिश्ता नहीं है उसको आप मुंबई का मेयर बनाना चाहते हो, आपको मुबारक, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता किस कदर अपने राह से भटक रहे हैं। हम तो सब बीजेपी को एक पार्टी विद अ डिफरेंस समझते हैं, लेकिन वो शायद खुद अपने आप को पार्टी वर्कर विद अ डिफरेंस नहीं समझना चाहते। मसला है कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, कांग्रेस के बहुत सारे लोग बीजेपी में गए, एक तरफ से समझो कांग्रेस भी टूटी, और बीजेपी का बहुत बड़ा धड़ा नाराज है कि हम लोग जिन्होंने 40-50 साल काम करके पार्टी को खड़ा किया, इस अंजाम तक पहुंचाया, वहीं आज हमें दरकिनार करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं
उनको रेवड़ियाँ दी जा रही हैं और हमें सिंगदाना मूंगफली भी नहीं मिलती है। तो अंदरूनी खींचातान, गडकरी ग्रुप अलग, फडणवीस ग्रुप अलग, इनके अपने लोग भी छोड़ के गए बहुत सारे, कुछ वापस आ गए, कुछ अभी भी बाहर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, जैसे हमने पिछली एक एपिसोड में बताया था कि पीयूष गोयल को साइन की बजाय टिकट दी जा रही है नॉर्थ बॉम्बे की। तो जो नॉर्थ बॉम्बे के लीडर है, वर्कर है, वो तो नाराज होंगे। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो लोगों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और उसका डायरेक्ट फायदा हमेशा, जब नाराजगी का फायदा होता है तो वो मजलूम पार्टी को होता है, जब विक्टिम पार्टी को होता है। विक्टिम पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, बीजेपी और शिंदे ग्रुप विक्टिम नहीं। और जितना वोटिंग परसेंटेज पहले दौर में कम हुआ है पहले के मुकाबले, उससे संकेत यही मिलता है कि बीजेपी का नुकसान होना लाजमी। कितना होता है वो बाद की बात, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते इनको पता है कि कोशिश करो हर तरीके से, बाई हुक और बाई क्रुक, जितनी मैक्सिमम सीटें जीती जा सके वो कोशिश की जानी चाहिए। ये था तो पहला इशू। और उसी इलाके में जो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े होंगे उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ये आम महाराष्ट्रियन का दिल कहता है। मैं भी वहीं से हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले सब महाराष्ट्रियन हैं। हमारी पूरी सोसाइटी में मैं अकेला पंजाबी मूल का हूँ, लेकिन मैं अब तो महाराष्ट्रियन हूँ एक तरीके से। 50 साल वहाँ पे निकाले, उनके बीच में विचरना रहा सारी उम्र। उनका मूल मुझे मालूम पड़ता है और वो सबके सब पत्रकार हैं। वो कोई आम आदमी जैसे नहीं है जो किसी के कहने पे कुछ काम करेंगे। सबकी अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, अपने इंडिपेंडेंट विचार हैं, ख्यालात हैं। उनके चलते हुए तो मुझे महसूस होता है कहीं ना कहीं नुकसान इस बार बीजेपी का और शिंदे गुट का होगा। और अजीत पवार जो अपने चाचा को छोड़ के गए थे उनको नुकसान होगा। महाराष्ट्र के लोग घर तोड़ने वालों को अच्छा नहीं समझते, ये एक बेसिक नेचर है उनकी। वो तो पूरे का पूरा परिवार एक छोटे से घर में भी रह लेता, भाई बहन माँ बाप सब साथ में रह लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं और छोटी मोटी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे की गलतियां माफ भी करते हैं। ये एक जो कुटुंब का जो कंसेप्ट है वो महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बाकी देश के हिस्सों में वो फैमिली ट्रेडिशन ऐसा ऐसा खत्म होती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके चलते हुए जो ये कुटुंब के खिलाफ जाने वाले लोग होते हैं, परिवार के खिलाफ जाने वाले, उनको अच्छा नहीं समझा जाता। और ये फीलिंग मर्दों में और औरतों में एक जैसी होती है। औरतें ज़्यादा खिलाफ करती हैं ऐसे लोगों का जो परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। तो खैर देखेंगे क्या होता है। और दूसरी बड़ी खबर, जैसे मैंने कहा, कल एक शख्स ने मुंबई में एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन किया कि मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। गैलेक्सी अपार्टमेंट वही जहाँ सलमान खान रहते हैं, मुंबई में बैंड्रा में, और मुझे कैब भेज दीजिए। एक अच्छी कैब मंगवा ली और वो कैब वाला बेचारा आ गया। उनका तो काम है,
वहाँ के पता चला कि ये तो हमने तो किसी ने कैब मंगवाई नहीं। शक हुआ, उसको पकड़ा और जिस नंबर से वो कैब बुक की गई थी वो आदमी कोई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निकला। वहाँ से बुक की कैब। तो खैर आदमी पकड़ा गया, अब पूछताछ जारी है। लेकिन आज एक और गंभीर मामला हो गया। मुंबई पुलिस को एक शख्स फोन करता कि बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई का एक खास आदमी, बड़ा आदमी मुंबई पहुंचने वाला है और वो सलमान खान को सबक सिखाएगा। मैं आपको पहले से सूचित कर रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी करके रखो। अब वो एक नई कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच अब उस कॉल को ट्रेस करने में लगे हैं, कहाँ से आई, कितने की। अब बहुत से लोगों को एक बहाना मिल गया है सलमान खान की कंट्रोवर्सी में हाथ धोने का। बहती गंगा है, अपना दिल का मलाल पूरा कर रहे हैं। उनको वो अच्छा लग रहा होगा कि देखो मज़े ले लो। लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान दुबई पहुंच गए। यहाँ पे कोई इवेंट है जिसमें शामिल होने के लिए, हालांकि 2 दिन पहले दुबई में बहुत बरसात हुई, अंधेरी आई, बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन वहाँ की सरकार ने, छोटा एरिया है, मैन पावर बहुत है, तो उन्होंने वो सब ठीक ठाक कर लिया। एयरपोर्ट भी चालू हो गया, सड़कें भी शुरू हो गई और पानी वानी सब निकाल दिया, कुछ नज़र नहीं आया। और सलमान खान दुबई पहुँच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी एक छोटी सी वीडियो अपने फैंस के लिए पोस्ट की, तो वो भी वायरल हो रही। और साथ ही साथ जो सलमान खान का अंदाज है, वो एक प्राइवेट पार्टी में एक बैली डांस भी देखने का आनंद ले रहे। उसमें औरतें और आदमी सब शामिल हैं। स्टेज पे एक नर्तकी, जो दुबई का पॉपुलर डांस है, बैली डांस, वो पाकिस्तान में भी अमीर लोग बहुत करवाते हैं, उसका आनंद सलमान खान ले रहे हैं। जबकि मुंबई पुलिस उन सब टेलीफोन कॉल्स और टैक्सी ड्राइवरों को ढूंढने में, सवाल करने में लगी हुई है। सलमान खान अपने इवेंट, अपना काम धंधा वहीं से कर रहे। अब शायद कुछ दिन तक वहीं पे रुका जाएगा। उनका अपना घर बर भी है शायद वहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं। थोड़ी टेंशन से भी बेखबर रहेंगे। और यहाँ पे जो अफवाहों का बाजार है वो तो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये मुंबई नगरी से जुड़ी हुई खबरें, जिनका क्राइम से भी वास्ता है, जुर्म से भी वास्ता है, और पॉलिटिक्स जो आजकल आधी तो क्रिमिनल हो चुकी है, क्रिमिनलाइज हो चुकी है। वो ज़माना गया जब लोग साफ सुथरे किरदार के लोग पॉलिटिक्स में आते थे। आजकल तो वो किरदार को साफ करने के लिए शायद राजनीति में आते हैं, ताकि किरदार नाम की चीज़ कोई बचे नहीं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सब हालात कैसे बनते हैं। ये हमारे श्री माननीय स्पीकर साहब, वो एमपी के इलेक्शन जीतते हैं कि हारते हैं, या क्या माहौल बनता है मुंबई का, सारे सिस्टम को देखकर वो थोड़े दिनों में सामने आ ही जाएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।